माध्यम से समस्त जनता को ये कहना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये 5 साल जिसमें जनजाति भी होगा और स्थायी समाधान होगा, वो भारत के संविधान के अधीन होगा और किसी में दम हो तो वो बता के दिखा दो। जो एक कमेटी का गठन होगा और उसमें वो काम करेगी, क्योंकि उनमें काम करने में उनको भी समय लगेगा और मैं ऐसा मानता हूँ कि 2026 पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मैं हुआ है। और उनको जब अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था तो उनको भेजा नहीं गया। अब किसने नहीं भेजा वो आपको ही पता है। बोर्डर एरिया में हामीहरू बस्छौँ, तर बोर्डर एरिया में बसे तापनि जुन हामीहरूको माग छ तो मांग हो, एउटा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड हो, संवैधानिक मांग हो। रिलीज हुआ उसमें गोरखा को कुछ भी नहीं आया है, क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि इस बार का जो मैनिफेस्टो है इससे पहले की तुलना में वो अलग ढंग से प्रस्तुत हुआ है। इस बार के भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में जो चार्टर ऑफ डिमांड होता था हमेशा, वो उसमें कुछ भी नहीं है। 2047 को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत की नींव रखने की उस दिशा में बनाया गया मैनिफेस्टो है। और इसमें सिर्फ दार्जिलिंग स्पेसिफिक नहीं, पूरे देश भर में भी जो चार्टर ऑफ डिमांड होते थे, जो हमेशा मैनिफेस्टो में जिस तरह से आता था उस तरह से नहीं आया। लेकिन इसका ये अर्थ देना कि मैनिफेस्टो में नहीं आया इसका मतलब जो है कुछ भी नहीं है, ये गलत होगा। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, 20 दिन अभी हुए नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये कहा है कि जो है हमारे जो समाधान के हम बहुत निकट है और जल्दी उसका समाधान होगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को ये कहना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये 5 साल जिसमें जनजाति भी होगा और स्थायी समाधान होगा, वो भारत के संविधान के अधीन होगा और किसी में दम हो तो बता के दिखा दो। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जनता को भी ये प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे लोग जो इसी ताक में रहते हैं कि किसी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी को या बीजेपी को बदनाम करें, वो बहुत प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी वो सफलता उनको नहीं मिलेगी। और इस बार का मैनिफेस्टो चार्टर ऑफ डिमांड के लेकर के नहीं है, वो विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए उसमें महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की, किसान की बात की और जो है श्रमिकों की बात की। इस तरह से अलग अलग हिस्सों में 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ मैनिफेस्टो है। आपने कहा है 2026 तक एससी स्टेटस का बिल आएगा, आप लाएंगे? मेरा राजनीति 2024 से 2029 ये आखिरी 5 साल मेरे राजनीति के होंगे, उसके बाद मैं राजनीति भी नहीं करूंगा। और 2026 से पहले जनजाति का बिल पार्लियामेंट में मैं पेश करूंगा, ये मेरा जनता से संकल्प है। और स्थायी समाधान चुनाव के तुरंत बाद एक कमेटी का गठन होगा जिसमें हमारे राजनीतिक दल के सदस्य भी रहेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ऑलरेडी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ और भी उसमें जुड़ेंगे, कुछ संविधान के ज्ञाता भी होंगे। उन सब को लेकर के और जो एक कमेटी का गठन होगा और उसमें वो काम करेगी, क्योंकि उनमें काम करने में उनको भी समय लगेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि 2026 पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि 2026 से पहले जनजाति का दर्जा मिले और 26 के बाद भारत के संविधान के अंतर्गत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके अधीन हमको न्याय मिले। इससे पहले भी आपने एक बोला था कि यदि गोरखा के लिए कुछ नहीं होगा तो मैं रिजाइन दूंगा, तो कैसे? अच्छा है ना, गोरखा के लिए नहीं होगा तो मैं रिजाइन दूंगा, वो आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे पता है हो रहा है और मैं नहीं रहूँगा तो शायद ना हो, इसलिए मुझे दोबारा राजनीति में आना पड़ा। और मैं कहता हूँ पहली बार शायद मैं जो है मतलब एक इच्छा होती है लोगों की, लेकिन इच्छा से नहीं, इस बार जनता ने मुझे 4 लाख ज़्यादा वोट से जिताया। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा फ़र्ज है मेरे समाज के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के प्रति, यहाँ रहने वाले गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, बंगला भाषी, हिंदी भाषी, उन समुदाय के प्रति ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूँगा। अमित शाह जी कब आ रहा है? अमित शाह जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी का चल रहा है, लेकिन क्योंकि अभी फर्स्ट फेज का चुनाव चल रहा है, हमारे सेकेंड फेज में है,
तो फर्स्ट फेज के सभी जो क्षेत्र हैं उसको प्रायोरिटी से कवर हो रहा है। और जितना अभी सुबह बात हुई थी, टेंटेटिव शायद 20 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी कालिम्पोंग आएंगे और 21 तारीख को मिरिक में जो है सतपाल महाराज जी का तय हुआ है। और उसके अलावा गृह मंत्री जी स्वयं आएंगे। प्रधानमंत्री जी की भी मैं चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन के कारण कई बार दिक्कत आता है। और कल गोरुबथान में अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं और आज ही मेरी बात हुई है अपने अरुणाचल के जो है सांसद और मंत्री जो है किरण रिजिजू भी आएंगे और तमाम लोग हैं। अभी चल रहा है, मुझे लगता है 1-2 दिन में एग्जैक्ट डेट और नेता का नाम तय होगा। अगर 26 तक भी कुछ नहीं होगा तो फिर आप इलेक्शन में जाएंगे? 26 में बात करेंगे नहीं, इतना जल्दी आपको क्या है, अभी तो 2 साल पड़े हुए हैं। इसीलिए निराश मत होइए, नेगेटिव मत सोचिए, सब अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। करने के लिए मैं हूँ ना। कोई आपको कोई नेता देखता है जो जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके घूमता है, यहाँ तो दूसरे पे चिपका देते हैं या पार्टी का विरोध करके कुछ नहीं देगा बोल के फिर भी राजनीति करते। मैं उनमें से नहीं हूँ। ना मैं पार्टी का विरोध करूँगा, ना मैं सरकार का विरोध करूँगा। मैं अपने समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो न्याय होना था उसको मैं सुनिश्चित करूँगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे वोट भी इसीलिए मिल रहा है, इसलिए नहीं है कि मैं जो है यहाँ पे घूमता हूँ इसलिए वोट मिल रहा है। घूमने के साथ साथ उनको पता है कि ये भारत सरकार से कुछ करके लाएगा, इसीलिए जनता अभी तक जो है बाहर करती है। जो आपने भाषण में कहा कि जो तेंजिंग शेरपा ने एडमंड हिलर के एसिस्टेंट ले गया था, ये बात आप सही बताते हैं? एसिस्टेंट ले गया था? ऐसा है, मैं तो उनके परिवार के सभी सदस्यों को जानता हूँ और उनके बेटे के साथ भी जो है मैंने बहुत हवाई यात्राएं की है, इसीलिए वो तो बहुत दूर के है, उसमें कोई विवाद नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सच्चाई आपको ही पता है, मुझे ही पता है। और उनके साथ भी जो है अन्याय हुआ है और उनको जब अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था तो उनको भेजा नहीं गया। अब किसने नहीं भेजा वो आपको ही पता है। रेलवे लाइनको जुन चाहिँ म कन्ट्र्याक्टर होइन। होइन, तपाईँको कम्पनीले गर्दैछ इलेक्ट्रिफिकेसनको काम तपाईँको यो मैले एक दिन गर्दैछ। बयान सुने अजय एडवर्डजीको कि एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, कुनै पनि नेताले कुनै पनि आरोप लाउँदा गम्भीरतापूर्वक सोचेर आरोप लाउनुपर्छ। मेरो कम्पनीको नाम हो सूर्य रोशनी लिमिटेड, जसको म म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुँ। एउटा कुरो याद राख्नु, आजसम्म 5 साल भयो, तल कमसेकम 100 भन्दा बेसी डिलर सिलिगुडीमा छन्। 5 सालमा कुनै दिन आएर डिलरलाई मैले भेटिनँ। र अगर अजय एडवर्डजीले साबित गरे सूर्य रोशनी लिमिटेडले कुनै लाइटिङको या कुनै पनि इर्कोनको, एक त इर्कोनले के काम गर्छ, के अरे खोज्ने काम गर्छ हो, त्यो काममा त हाम्रो कम्पनी छँदै छैन। सूर्य रोशनी लाइट बनाउँछ अनि लाइट त सबै काम भएपछि मात्रै लास्टमा लाइटिनिङ हुन्छ। उसलाई थाहा पनि छैन बिचारा, त्यसको ज्ञान पनि छैन। र अगर सूर्य रोशनीले 1 रुपियाँ पनि इर्कोनको काम गरेको छ भने म अहिले राजनीति त्याग दिन्छु, तर उहाँले प्रुफ गर्नुपर्छ, नत्र फेरि यस्तो प्रकारको आरोप लगायो भने म उहाँमाथि मुद्दा हाल्छु। यो जिम्मेदारीका साथमा भन्दैछु। त्यही भएर गैर जिम्मेदारी यसरी बयान नदिनुहोस्। हो, म बुझ्छु तपाईँलाई अहिले धोका भएको छ, तपाईँ पोलिटिसियन होइन, मन साँचो छ त्यति म बुझ्छु, तर मन साँचो छ भने मुखले जे पाए त्यही नबोल्नुहोस्। केही क्षण अघि मात्रै भारतीय गोर्खा प्रान्ततान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाज्यूले भन्नुहुँदै थियो हाम्रो यो घोषणापत्र, बिजेपीको घोषणापत्रमा गोपाल लामाज्यूलाई जित्ने सन्देश दिएको छ भन्ने, यसमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, यो कसम सङ्कल्प भनेको बार बार खाइँदैन। 2019मै खाइसकेको, काम पनि भइसकिरहेछ। उहाँलाई थाहा नै छैन। अब उहाँलाई थाहा नै छैन त म के गरौँ? गोपाल लामाजीले जित्छन् भनेको, त्यसो भने मिडिया चाहिँ किन लुकाउँदै प्रचार गर्दैछन् गोपाल लामाजीको, भन्नुहोस् त। अनि यहाँनिर झन्डी नै देखिँदैन टिएमसीको, सिम्बल पनि लुकाएर काम गर्दैछन्। यहाँ त एउटा सिम्बलमा 2टा क्यान्डिडेटहरू छन्, तलको अर्कै माथिको अर्कै। यो स्थिति एटलिस्ट भारतीय जनता पार्टीको छैन र भारतीय जनता पार्टी मोदीजीका साथमा पहाडको, तराईको, डुवर्सको जनता छ, यो विश्वास राख्नुहोस्। किनभने मोदीजीले कमिसन थापेका छैनन्, उहाँहरूले 18देखि 20% कमिसन थापिरहेछन्। अघि महेन्द्र थापाज्यूले भन्नुभयो नि स्पिचमा, यदि एसटी स्ट्याटस दिनु हो भने गोर्खा र नेपाली कसरी छुट्याउँछ भन्ने कुरा, त्यो सही कुरा भन्नुभएको। तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो कि त्यहाँ ढिलो भयो। मलाई माइकमा फेरि बोल्न मन लागेको थियो, तर के हुन्छ भने एउटा डेकोरम हुन्छ, त्यो सायद मिल्दैन होला भनेर, किनभने धन्यवाद कार्यक्रमको बादमा बोल्न मिलेन। यो सरासर गलत हो। ल, जसले पनि उहाँलाई भनौँ गलत भन्दैछ। र एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, अनि उहाँले
जुन कुरा गर्नुभयो नि त्यो कसैको मनमा डाउट आउन सक्छ, त्यो स्वाभाविक कुरो हो। के भने किनभने हामीहरूको यो हो बोर्डर एरियामा हामीहरू बस्छौँ, तर बोर्डर एरियामा बसे तापनि जुन हामीहरूको माग छ त्यो माग हो एउटा कन्स्टिट्युसनल डिमान्ड हो, संवैधानिक माग हो। र अगर कोही उताको यता घुस्छ भने त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ इस्युज हो, दुईटै अलग अलग कुरा हो। र एडमिनिस्ट्रेटिभ इस्यु र संवैधानिक मागलाई जोडेर हेर्नु हुँदैन। र अर्को अगर म तपाईँलाई उत्तर दिनु भने 2003-04 मा लिम्बू र तामाङले है यहाँ एसटी को दर्जा पाए। तपाईँले गएर एडमिनिस्ट्रेसनलाई सोध्नु 2002 र 2003 हो नि, 2002 र 2003 का बादमा कति लिम्बू र तामाङ नेपालबाट आएर गरेर सोध्नुहोस् त, कुनै डाटा छैन। किनभने आएकै छैनन्। यहाँ त अहिले अवस्था यस्तो छ, हामीहरू काम खोज्दै बरु अरू देशमा पो जानुपर्ने अवस्था छ त। र त्यो दुईटै अलग अलग कुरा, एउटा हामीहरूको कन्स्टिट्युसन डिमान्ड हो, अर्को तपाईँले जुन भन्न चाहनु हुँदैछ त्यो एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ इस्युज हो। त्यो बिएसएफले हेर्छ, यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनले हेर्छ, त्यसमा हामीले टाउको दुखाउनु पर्दैन। धन्यवाद। भारत देशको तपाईँ एउटा एमपी हुनुहुन्छ अहिले होइन, र तपाईँलाई जुन भाषणमा भन्नुभयो कि आइडेन्टिटीको एकदमै क्राइसिस छ, तपाईँलाई लाग्छ आइडेन्टिटी? म आफै भोगिरहेको छु। कसरी एउटा एमपी त तपाईँ एमपी हुनुहुन्छ, म आफै भोगिरहेको छु। कसरी आइडेन्टिटी क्राइसिस? त्यसो भने त तपाईँले त भोग्नु भएकै रहेन रहेछ। तपाईँ उता सिलिगुडी कट्नुहोस् त, तपाईँलाई आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ कसरी हुन्छ? म त्यही भन्दैछु। हेर्नुहोस् आइडेन्टिटी क्राइसिस कसरी हुन्छ भने नि सिलिगुडी कट्दाखेरि नि त नेपालको हो भन्छन् तपाईँलाई, मलाई पनि त्यसै भन्छन्। त्यही भएर परिचय सङ्कट छ, चिनारीको सङ्कट छ भनेको, किनभने हामीहरू बोर्डर एरियामा बस्छौँ, बुझ्नुभयो। अनि यो भारत नेपालको सन्धि राम्रो, मित्र देशसँग सन्धि गर्नुपर्छ, तर त्यो सन्धिले गर्दा है दुःख चाहिँ हामीहरूले पाएका छौँ। र त्यही भएर हामीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेको। त्यो त उनीहरूको अज्ञानता मान्नुहुन्न? कसको माग्नु? उहाँहरूको अज्ञानता मान्नु? उहाँ भनेको जसले पनि आइडेन्टिटी सोध्छ हो, त्यो त कङ्ग्रेसका जमानामा गरेको, उहाँहरूलाई सोध्नु। तपाईँ कङ्ग्रेसका नेताहरू अहिले यतै कुद्दैछन्, उहाँहरूलाई सोध्नु। बिजेपीकै नेता पनि त आएर भन्नुभएको, सोध्नु समय आउँदाखेरि भन्नुभएको नि त, खरसाङमा आएर भन्नुभएको। कसले? विदेशकै जो खरसाङ तपाईँको टाइममा आउनुभएको। को आउनुभयो त? नेपालकोहरूलाई एकदम बधाई छ के त्यस्तै के एउटा बयान दिनुभयो? मैले सुनेको छुइनँ, म नेपालीको बयान दिन्न पनि। धेरै धेरै धन्यवाद।